दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि न्यूटन का बॉडी जिस एटम से बने हुए थे वही एटम मेरे बॉडी में भी दौड़ रहे हैं, क्या आप इस चीज़ को मानोगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 जर्नी इनसाइड द एटम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। 95% स्टूडेंट आकर यहीं फंसता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कुछ देर के लिए मेरे साथ बने रहो, हर एक टॉपिक को पुर्जा पुर्जा खोल कर रख देंगे, एक्सप्लेन करेंगे और हर एक चीज़ को क्रिस्टल एंड क्लियर कर देंगे। चलो आज हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। पहला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मास आखिर क्या होता है, क्योंकि मास के बारे में नहीं जानेंगे तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को कैसे समझ सकते हैं। मास का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी में मॉलिक्यूल कंटेंट। अगर ये मॉलिक्यूल का बना हुआ है तो कितने मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, अगर ये एटम का बना हुआ है तो कितने एटम्स के बने हुए हैं, अगर ये कोई भी कण का बना हुआ है, कोई भी पार्टिकल का बना हुआ है, कोई भी कस्पर्कल्स के बने हुए हैं तो ये कितने कस्पर्कल्स से बने हुए हैं। दोस्तों, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम का अगर मैं बात करूं, अगर मानकर चलो कि मेरा पास एक इतना बड़ा एक डिब्बा है और उस डिब्बे में कांच के 100 कंचे हैं। मैं अगर उसको चंद्रमा में लेकर जाऊं, चाहे मैं पाताल लोक में लेकर जाऊं, चाहे मैं समंदर के गहराई में लेकर जाऊं, लेकिन अगर उसमें मात्रा 100 कंचों की है तो वो 100 कंचे ही रहेंगे। इसका मतलब न 100 से 110 होने वाले हैं, न 100 से 90 होने वाला है। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं मास का बात करता हूं तो समझ जाना कि वो मास जो है उसमें उपस्थित यानी कि उसमें प्रेजेंट जो कस्पर्कल्स यानी कि जो पार्टिकल है उसकी मात्रा की बात हो रही है। यानी कि वो मात्रा जिसको हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, अगर ये 1 किलोग्राम का बात करूं यानी कि 1 किलोग्राम की मात्रा है इसमें। अगर मैं बात करूं कि ये 100 ग्राम है तो इसका मतलब इसमें 100 ग्राम की मात्रा है। चलो दोस्तों, हम लोग मास के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब होता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को बनाया भी नहीं जा सकता, मास का विनाश भी नहीं हो सकती है। मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास को नहीं बनाया जा सकता, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, ना मास का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ना ही मास का विनाश हो सकती है। यानी कि मास बन भी नहीं सकता, मास को बनाया भी नहीं जा सकता और उसका विनाश भी नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, कुछ इस चीज को इस प्रकार से समझेंगे। दोस्तों, एक बात बताओ, अर्थ का जो मास है, अर्थ का मास अप्रॉक्सीमेटली हम सभी को पता है कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम के बराबर होता है लगभग। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं बात करूं मास ऑफ द अर्थ का, मास ऑफ द अर्थ दोस्तों होता कितना है? मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू होता है अप्रॉक्सीमेटली 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻24 किलोग्राम के बराबर अर्थ का मास है। अगर आप हमारे पूर्वजों से भी अगर आप पूछ लोगे कि अर्थ का मास कितना है, वो यही कहेंगे कि 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम। दादाजी से पूछोगे वो यही अमाउंट बताएगा, अगर आप पापा से पूछोगे यही अमाउंट बताएगा, अगर आप मेरे से पूछोगे यही अमाउंट बताऊंगा, और अगर आपसे मैं पूछूंगा कि अर्थ का मास कितना होता है, आप भी यही बोलोगे कि 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम। अगर कोई आपके बच्चे से पूछा जाएगा, आपके नाती पोते से पूछा जाएगा, तो भी यही कहा जाएगा कि अर्थ का जो मास है 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। क्या दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं कि एवरी सिंगल ईयर, हर साल इस संसार में लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि अगर एक साल में 1 लाख लोग मरे हैं तो इसका मतलब अगर एक बॉडी का मास 50 किलोग्राम था तो 50 लाख किलोग्राम अर्थ का मास घट जाना चाहिए, अर्थ का मास घट जाना चाहिए। तो आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि अगर एक साल में अगर 1 लाख लोग मर रहे हैं तो लोग पैदा भी तो हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बोलूं कि अगर कोई मरने वाला का जो डेड बॉडी है वो अगर 50 किलोग्राम का है तो 50 किलोग्राम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन क्रिएशन कितना का हो रहा भाई? जब बच्चा पैदा होता है तो क्या 50 किलोग्राम का होता है? नहीं। एक नन्हा मुन्ना बच्चा कितना होगा? हार्डली अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलोगे 700 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक अगर होगा, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? डिस्ट्रक्शन के टाइम जब मर रहे हैं तो 50 किलोग्राम का बॉडी बायोडिग्रेडेड हो रहे हैं या 50 किलोग्राम का बॉडी को जलाया जा रहा है, यानी कि 1 लाख लोग मर रहे हैं तो 50 लाख किलोग्राम का बॉडी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जब बच्चा पैदा हो रहा है तो 700 ग्राम या 1 किलो का हो रहा है। क्या जो डिस्ट्रक्शन है यानी कि जो विनाश हो रही है मास का, क्या उस रेशियो में हम लोगों का जो पैदावार यानी कि बच्चे जो बन रहे हैं यानी कि जो ह्यूमन बॉडी जो बन रहा है, क्या उस रेट में, उस रेशियो में उतना बन पा रहा है? बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर एक साल में ही इतना वेरिएशंस आ रहा है तो फिर हमारे पूर्वज भी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मेरा दादाजी भी ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अर्थ का मास 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम?
मेरे पापा भी यही बोलेंगे और मैं भी यही क्यों बोल रहा हूं भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी जब जैसे एक साल में इतना वेरिएशंस आ रहे हैं तो साल दर साल क्या होना चाहिए था, इसका मास चेंज होना चाहिए था, लेकिन मास इसका फिक्स क्यों है भाई। दोस्तों दैट इज वाई दिस द रीजन दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हम लोगों को इसी वजह से लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ना जरूरी है। दोस्तों मैं बात करता हूं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही वजह है जिस वजह से क्या होता है कि अर्थ का मास जो है फिक्स है। दोस्तों इस चीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझेंगे। तो क्या दोस्तों आप लोगों को यह चीज पता है कि जो हम लोगों का अर्थ है, जिस गोले पर हम लोग रहते हैं, उसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर का मोटी लेयर होती है। तो अगर मोटा लेयर से अगर घिरा हुआ रहेगा, कुछ इस चीज को इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। क्या अगर मानकर चलो ये हम लोगों का अर्थ है, ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, अर्थ, और इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, और इस एटमॉस्फेयर का लेयर को मैं ऐसे समझता हूँ, यह है एटमॉस्फेयर का लेयर, यह है एटमॉस्फेयर का लेयर है दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, और अंदर वाला हम लोगों का क्या है, खूबसूरत सा अर्थ है। ये अंदर वाला अर्थ है, और बाहर वाला जो आप देख रहे हो ये एटमॉस्फेरिक लेयर है। दोस्तों ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जितने भी सारे वोलेटाइल मटेरियल्स, यानी कि जो वेपर बन रहा है, वेपर बन के जो भी गैसेज रिलीज हो रहे हैं उनका, और साथ साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स का और एयर का कॉम्पोजिशंस होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एक इंसान जब मरता है, एक इंसान का जब बॉडी डेड होता है, उस कंडीशन में जब उसको जलाया जाता है तो आप देखे होंगे कि लास्ट में एक मुट्ठी राख बचता है। तो भाई ये 50 किलोग्राम का बॉडी एक मुट्ठी राख में कैसे तब्दील हो गया, इसका मतलब उसका बॉडी दोस्तों बना हुआ किस चीज़ का होता था, उसका बॉडी किस चीज़ का बना हुआ था। दोस्तों हम लोगों का जो बॉडी है ऑलमोस्ट कार्बन के बने होते हैं, उसमें से कुछ जो अमाउंट है वो वाटर के होते हैं, लेकिन हम लोगों का बॉडी अधिकांश से अधिकांश फीसदी जो हम लोगों का बॉडी है वो बना हुआ है कार्बन का। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जो चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं वो जलता है। कैसे दोस्तों, लकड़ी को जलाओगे जल जाएगा, कार्बन के बने हुए हैं। पेट्रोल को जलाओगे जल जाएगा, कार्बन के बने हुए हैं। पेट्रोल, कैरोसिन, एस्फॉल्ट, डीजल जल रहे हैं, बर्निंग हो रहा है, इसका मतलब वो कार्बन के बने हुए हैं। कैरोसिन जलाओगे कार्बन के कंपाउंड से, इसका मतलब जो चीज़ कार्बन के कंपाउंड्स या कार्बन के कंपोनेंट्स होंगे, समझ जाना दोस्तों कि वो क्या है, कि वो कार्बन के बने हुए हैं। इसका मतलब हम लोगों का बॉडी जो है वो कार्बन के बने हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों कार्बन जब ऑक्सीजन का हेल्प लेकर जलता है, तो कार्बन को अगर मैं जलाता हूं किसका हेल्प लेकर दोस्तों, ऑक्सीजन का हेल्प लेकर, तो आपको पता है कि ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी में अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड से, नाइट्रोजन के अगर यौगिक है बॉडी में, नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन में जलाते हो दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जल के नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बॉडी अगर सल्फर का बना हुआ है, सल्फर जलेगा, ऑक्सीजन में सल्फर मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि बॉडी अगर सल्फर का बना हुआ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सल्फर के ऑक्साइड्स बनाएंगे। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन के डाइऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के हेल्प लेकर जलेगा तो नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स बन सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर हम लोगों का बॉडी कार्बन के बने हुए हैं, मरने के बाद जो डेड बॉडी है उसको जलाया जाएगा ऑक्सीजन का हेल्प लेकर, बिकॉज ऑक्सीजन, विदाउट हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन किसी चीज का बर्निंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कार्बन का बना हुआ बॉडी ऑक्सीजन का हेल्प लेकर जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल मटेरियल के फॉर्म में ट्रैप होकर रह गया। कहां पर, एटमॉस्फेयर में। कहां पर ट्रैप होकर रह गया दोस्तों, एटमॉस्फेयर में। आपसे एक सवाल मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर मैं अपना बॉडी का वेट को मेजर करता हूं, सपोज करो ये मानकर चलो कि मेरा बॉडी का वेट 50 किलोग्राम है और ये जो शर्ट पहना हुआ हूं वो 1 किलोग्राम का है। ये शर्ट को इंक्लूड करके मेरा बॉडी का वेट कितना हो जाता है दोस्तों, 51 किलो। तराजू में वजन करूंगा, बॉडी का वेट आएगा 51 किलो। अगर मैं कुछ देर के बाद ये करता हूं कि मैं उसी तराजू में खड़ा हूं और बॉडी से ये रिमूव करके ये शर्ट फेंक देता हूं तराजू के ही ऊपर में, तो क्या दोस्तों ये 1 किलो ज़्यादा बढ़ जाएगा, या 51 किलो था तो 51 किलो ही रहेगा? बिल्कुल दोस्तों 51 किलो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा बॉडी का वेट को वजन किया गया था तो ये शर्ट मेरा बॉडी में था और ये शर्ट का वजन एक बार इंक्लूड हो चुका है। यही शर्ट को उतार कर अगर तराजू में भी रख देता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। इस शर्ट को इंक्लूड करके मेरा बॉडी का वेट को मेजर किया गया था, इसका मतलब अगर शर्ट को रिमूव करके बगल में भी रख देता हूं तो 51 किलो ही बताएगा। बस यही चीज पर, यही कंसेप्ट पर हम लोगों को काम करना है दोस्तों। समझना यही चीज है कि वो जो डेड बॉडी था वो कहां था, इन्वायरमेंट में।
वो डेड बॉडी कहां पर था दोस्तों? इन्वायरमेंट में, वो एटमॉस्फेयर में था और उसका बॉडी से कार्बन, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब चीजों में, वोलेटाइल मटेरियल्स में बॉडी से रिमूव हो गया। और बॉडी से रिमूव होने के बाद, रिलीज होने के बाद दोस्तों गया कहां? ये जो मोटी एटमॉस्फेरिक लेयर है उसी में ट्रैप होकर रह गया। तो भाई ये जो वजन था किसका? अर्थ का, 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम, ये तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही रहेगा। क्यों? बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल गैसियस स्टेट में जो वोलेटाइल मटेरियल्स के फॉर्म में रिलीज हुआ, वो गया कहां? वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होकर रह गया। यही चीज है। इस चीज को हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से इस प्रकार से समझेंगे। देखो, अगर मानकर चलो कि मैं ये बोलता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलता हूं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं। जो अंडे का जो ऊपर वाला शेल होता है, यानी कि एग का ऊपर वाला शेल खोल, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। हम लोगों का जो मार्बल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों अगर हीट किया जाए, क्या किया जाए? इसको हीट किया जाए, तो हीट करने के बाद ये दोस्तों टूट जाता है दो चीज़ों में। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कली चूना यानी कि क्विक लाइम, और साथ साथ में इवॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कंपोनेंट में टूटेगा, साथ में बनेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये दोनों चीज अलग अलग हो जाएंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आप लोगों ने अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास याद किया होगा तो आपको यह चीज पता होगा कि कैल्शियम का दोस्तों एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। दोस्तों कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। यहां पर कैल्शियम है 40 है एटॉमिक मास, कार्बन भी है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन भी है, एटॉमिक मास 16 होता है। अगर दोस्तों मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम का, दोस्तों यहां पर एक कैल्शियम है तो यहां 40 हो जाएगा, प्लस कार्बन है आपका एटॉमिक मास 12 तो 12 हो जाएगा, और साथ साथ में ऑक्सीजन है 3 तो मैं 16 × 3 कर देता हूं, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 40, 60 + 40 ये हो जाएगा दोस्तों 100 ग्राम। तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर? 100 ग्राम। इसका मोलर मास या तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर बोलोगे यहाँ पर आता कितना है दोस्तों? 100 ग्राम। अगर मैं बात करता हूँ इस साइड में तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड का तो दोस्तों बोलोगे कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 हो जाएगा 32। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो ये हो जाता है 56। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 44। अब 44 + 56 दोस्तों आप दोस्तों अगर हम लोग क्या करते हैं 56 + 44 ऐड कर देते हैं, आपको पता चलेगा यहां आ रहा 100 ग्राम। दोस्तों जिन चीज को हम लोगों ने लिया था एज अ रिएक्टेंट, जिस चीज को हम लोगों ने लिया था एज अ रिएक्टेंट उसका मास था 100 ग्राम, और जिस चीज को हम लोगों ने लिया था एज अ प्रोडक्ट, इससे जो प्रोडक्ट बना उसका भी मास हो गया 100 ग्राम। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि केमिकल रिएक्शन में जिस कंपोनेंट को लेकर केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और फाइनल जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है, दोनों का मास हमेशा इक्वल होता है। यही है दोस्तों लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आप ऐसे समझोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि इंसान का जो डेड बॉडी था वो था एज अ रिएक्टेंट, और जब वो कंबशन हो गया यानी कि उसका वो जब जल गया तो उस टाइम हो गया उसका केमिकल रिएक्शन, और जो वोलेटाइल मटेरियल्स है वो बन गया प्रोडक्ट। दोस्तों क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसका मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी डेड हो जाने के बाद उसको जब जलाया जाता है तो उसका भी मास कम या ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों इस चीज़ को कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख पाएंगे। कैसे? अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है, कौन कौन? ए और बी। ए और बी मिलकर दोस्तों बनाता है सी और डी। अगर मैं बात करता हूं मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो दोस्तों मास ऑफ रिएक्टेंट है क्या? ये यहां पर क्या है दोस्तों? मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पर क्या है दोस्तों? मास ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर मैं ये बोलता हूं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो यह गलत नहीं होगा। दोस्तों मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट अगर मैं बोलता हूं तो गलत नहीं होगा। तो चलो दोस्तों उस टॉपिक को आप फिर से छेड़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था
कि न्यूटन का बॉडी जिस एटम से बने हुए हैं, अगर वही एटम मेरे बॉडी में भी दौड़ रहे हैं तो क्या आप इस चीज़ को मानोगे? दोस्तों मैं बता दूं कि जो एटम्स है, एटम का डेफिनेशन ये होता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री एग्जिस्टेंस। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉल नहीं दोस्तों, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, और वो जो है किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में अगर वो टेक पार्ट करेगा तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि कैल्शियम कार्बोनेट से फिर से बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मॉलिक्यूल्स टूटते हैं एटम में और वही एटम फिर से रेजुविनेशन होकर, उसी का रीअलाइनमेंट होकर और फिर से नया कंपाउंड बनाता है। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर ये जो इंसान का डेड बॉडी था, जैसे वो जलाया गया तो वो बॉडी था कार्बन का बना हुआ, ऑक्सीजन का हेल्प लेकर वो जला और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग सांस लेने के टाइम में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ने के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प लेकर और सनलाइट और वाटर का हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड डेड बॉडी से इवॉल्व हुआ, वही कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या कर लेंगे दोस्तों? कंज्यूम कर लेंगे। किस प्रकार से? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करेगा। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का भी जो बॉडी होता है, यानी कि प्लांट के भी जो बॉडी होते हैं वो भी जलता है। अधिकांश फीसदी जो उसका बॉडी है वो भी कार्बन के ही बने होते हैं। तो दोस्तों अगर वो कार्बन के बने हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ डेड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, वो यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में यूज होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बने हुए थे, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए थे, वन सिंगल एटम ऑफ द कार्बन एंड टू एटम ऑफ द ऑक्सीजन से बने हुए थे। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से टूटेगा दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन है अलग हो जाएगा और इस कार्बन का यूज कर लेगा कौन? पेड़ पौधा। क्योंकि पेड़ पौधों का भी बॉडी, यानी कि जो प्लांट का भी बॉडी है, ये कार्बन से बना हुआ होता है। इसका मतलब दोस्तों एटम्स जो होते हैं ना, उसका सर्कुलेशन होता है। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि किसी जानवर का जो डेड बॉडी है, जब वो मर जाएगा, उसको जब जलाया जाएगा तो उसका बॉडी के जो एटम है, जिस कंपाउंड के फॉर्म में रिलीज हुआ, वही कंपाउंड फिर से एटम में टूटेगा और एनवायरनमेंट में फैलेगा। दोस्तों ये तो आपको पता है कि एटम इतने छोटे होते हैं जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। आफ्टर इवन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकल माइक्रोस्कोप ऑल द एटम्स कैन नॉट बी सीन। बहुत सारे एटम्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपने नेकेड आइज, अपने खुले आंख से भी नहीं देख सकते हैं। और वही एटम्स एक दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में कभी एटम जुड़ता है, कभी एटम टूटता है और एनवायरनमेंट में वो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो दोस्तों जब एटम इतना छोटा होता है और एटम्स का सर्कुलेशन हो सकता है, तो कैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि न्यूटन को जब जलाया गया होगा या न्यूटन को जब दफनाया गया होगा, उस कंडीशन में उसके बॉडी का जो वोलेटाइल मटेरियल से जो कंपाउंड के फॉर्म में बना होगा, कंपाउंड के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा, वो एटम के फॉर्म में टूटा होगा और वही एटम एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होकर एक आध एटम तो मेरा बॉडी में आ ही सकता है। आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते, आप इस चीज़ को कंट्राडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों इस चीज़ से ये साबित होता है कि हो सकता है कि न्यूटन का बॉडी जिस एटम से बने हुए थे, मेरा बॉडी में भी एक दो एटम इस टाइप का हो ही जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये कंसेप्ट आपका क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो आपके जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करो, एक लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।